चैप्टर। जैसे कि हमने कुछ 2-3 दिन पहले जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था और आज मैं लेकर आया हूँ सेकंड चैप्टर। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और चैप्टर का नाम जो है ये है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। यानी आज हम पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या जो है वो किस प्रकार वितरण है, किस प्रकार क्या उसका घनत्व है और किस प्रकार वृद्धि है, किस प्रकार वृद्धि होती है। तो इस बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक था वितरण, फिर घनत्व और फिर वृद्धि। तो पहले मैंने वितरण का लिखा है कि जनसंख्या वितरण क्या है। तो जनसंख्या वितरण भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित है, ठीक है, वितरित या बटे हुए हैं, जनसंख्या वितरण कहलाती है। इसका मतलब यह है कि इस भूमि पर लोग, इस भूपृष्ठ पर लोग जो है वो किस प्रकार वितरित हैं, इधर उधर बटे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों में, ठीक है, अलग अलग देशों में, ठीक है। तो जनसंख्या जो है वो किस प्रकार बटा हुआ है, उसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। सेकंड है हमारा घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व की जो डेफिनेशन होगी वो ये होगी, प्रति इकाई क्षेत्रफल अथवा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। समझ में आया? तो इसमें क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल अथवा प्रति वर्ग किलोमीटर में जो लोग रहते हैं उनकी संख्या जो है वो जनसंख्या का घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व का ये फॉर्मूला है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। ये है जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला। अगर कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड तो ये फॉर्मूला लगाकर हम इसे सॉल्व करेंगे। ओके, आप नोट कर लीजिए इसको, ये बेसिक है, इसको नोट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट जो है ये आगे भी इसके कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स जो है वो इसमें से निकल के आएंगे, तो इसलिए अभी इसको नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट जो पढ़ लिए हैं मतलब वितरण और घनत्व। तो आप वृद्धि पर आते हैं। तो वृद्धि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, समझिएगा। जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि यह है समय के दो बिंदुओं के बीच, समय के दो बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में आने वाला, विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो ये हो गया हमारा जनसंख्या वृद्धि। तो वृद्धि जो है वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है, ठीक है। इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वृद्धि जो है वो सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। तो ये चीज है। तो इसमें जनसंख्या में वृद्धि समय के दो बिंदु के बीच किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन, सॉरी मैं यहाँ परिवर्तन लिखना भूल गया, होने वाला परिवर्तन जो है या फिर वृद्धि, होने वाले परिवर्तन या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। इसमें दो ऑप्शन है, होने वाले परिवर्तन या फिर होने वाली वृद्धि जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। तो वो चाहे सकारात्मक हो वृद्धि या नकारात्मक हो, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया और नेक्स्ट जो होगा उसके बाद
ये जनसंख्या वितरण से रिलेटेड होगा कि किन किन आधारों पे होता है। हाँ, तो ये हमारा टॉपिक है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण जो है किन किन आधारों पे प्रभावित होती है, जैसे कि मैंने बताया कि लोग किस प्रकार बटे हुए हैं। तो इसके कुछ कारण हैं जिनके वजह से लोग जो है बटे हुए हैं इस पृथ्वी पर, भूपृष्ठ पर लोग बटे हुए हैं, उनका एक कारण है। तो मैं कारक भी बता देता हूँ पहले, फिर लिख पाऊंगा। तो पहला कारक जो है वो है भौगोलिक कारक, ठीक है। और दूसरा कारक जो है वो है आर्थिक कारक, और तीसरा कारक जो है वो है सामाजिक या सांस्कृतिक कारक। ये 3 कारक हैं। इन तीनों कारक के अंदर जो है पॉइंट बनते हैं, उन पॉइंट को बताता हूं। सबसे पहले जल की उपलब्धता, ठीक है। तो ये हो गया भौगोलिक कारक का फर्स्ट पॉइंट, जल की उपलब्धता, नोट कर लीजिए, जल की उपलब्धता। दूसरा कारक हो गया भौगोलिक कारक का है, ये 4 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं। पहला जल की उपलब्धता, ठीक है। दूसरा हो गया भू आकृति, यानी किस प्रकार की भू आकृति है वहां पे, ठीक है। भूमि ऊंची उबड़ खाबड़ है या फिर समतल है, ठीक है। तीसरा जलवायु, तीसरा जो बनता है वो जलवायु, किस प्रकार की जलवायु है, कैसी जलवायु है, शुष्क जलवायु है या फिर निम्न जलवायु है, इस प्रकार की किस प्रकार की वहां जलवायु है, ठीक है। ये भी मानव जीवन को जो है प्रभावित करती है। फोर्थ जो है मृदाएं, यानी मिट्टी कैसी है वहां की। फोर्थ जो होगा वो होगी मृदाएं जो है, ये 4th पॉइंट है। तो ये भौगोलिक कारक के 4 पॉइंट हुए। अब आते हैं आर्थिक कारक पे। तो आर्थिक कारक के 3 पॉइंट बनेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो जल्दी बता देता हूं मैं आपको कि पहले आर्थिक कारक का जो होगा पहला पॉइंट होगा वो होगा खनिज, दूसरा नगरीकरण और तीसरा औद्योगिकरण। तो ये तीनों चीज जो है, औद्योगिकरण, नगरीकरण और खनिज, ये तीनों चीज जो है ये भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, इसके कुछ पॉइंट बनते हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो ये मेन जो है ये चीजें जो है आपको बताई, यही चीजें जो है वो जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करती हैं। तो आइए समझते हैं इसको कि जनसंख्या वितरण है क्या। मैं बोर्ड पे लिखवा देता हूं, आप नोट करिएगा। ओके, ये जो है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक जो मैंने अभी आपको कारक बताया, उसका फर्स्ट जो भौगोलिक कारक है, इसका भौगोलिक कारक का जो पहला पॉइंट है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जल की उपलब्धता। तो जल की उपलब्धता जो है वो किस प्रकार होनी चाहिए या फिर होती है, तो उनके आधार पर किस प्रकार वितरण होता है। जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। सबको पता है कि जल जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो जल का प्रयोग हम कई प्रकार से करते हैं, ये भी पता है हमें कि जल का प्रयोग जो है, पानी का प्रयोग जो है हम कई प्रकार से करते हैं। तो जैसे खाना बनाने, ठीक है, पीने, नहाने में, खुद नहाओ या पशुओं को नहलाओ, ठीक है, नहाने में, कपड़े धोने में, कृषि में, ठीक है, खेती में, पशुओं के लिए। अब पशुओं के लिए जैसे मैं बताया अभी कि पशुओं के लिए पशु पीते भी हैं और हम पशुओं को नहलाते भी हैं पानी से। उद्योग के लिए, और एक और हो सकता है नौ संचालन, ठीक है, नौ संचालन के लिए भी हम इन सभी इत्यादि। यही कारण है कि नदी के घाटी क्षेत्र, नदी के तटीय क्षेत्र अधिक सघन बसे हुए हैं। तो जैसे कि अब हमने पढ़ लिया कि जल का प्रयोग जो है हम कई प्रकार से करते हैं, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, मैं बता रहा हूँ, इतने में ही आपको याद हो जाएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये जो सेकंड टॉपिक है हमारा भौगोलिक कारक का भू आकृति है ना। तो ये जो हमारी भू आकृति है ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट हमने जल की उपलब्धता के बारे में पढ़ा था, सेकंड भू आकृति,
क्योंकि भू आकृति भी जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है किसी स्थान पर बसने के लिए। अब आपको मैं कह दूं कि जाके ऐसे स्थान पर बस जाओ जहां पे कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, जंगली क्षेत्र में जाकर बस जाओ, बसोगे? नहीं बसोगे ना, बोलोगे यार वहां पे तो कुछ है ही नहीं। तो पुराने जमाने में या फिर अब के टाइम भी कुछ ऐसे क्षेत्र लोगों की मांग होती है जहाँ पे खेती हो सके, अच्छे से गाड़ियां चलती हो, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो, ठीक है, सड़क होगी जब से ट्रांसपोर्ट होगा, तो सड़क निर्माण हो, खेती हो सके, कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं जो हो वो आसानी से उपलब्ध हो, लोगों की बसावट हो। तो लोगों की बसावट इन सब कारणों से होती है कि ये सब चीजें होंगी तो लोग बसेंगे। तो इसीलिए जो है ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है भू आकृति। तो भू आकृति क्या है कि लोग समतल तथा मंद ढालों वाले, उच्च ढालों वाले नहीं, मंद, उच्च यानी ऊंचे ढाल, जैसे नीचे से ऊपर, ठीक है, सॉरी, तो उच्च ढाल नहीं, निम्न ढाल, मंद ढालों वाले स्थानों पर बसने को अधिक आकर्षित होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्थान जो है वो उन्हें अधिक आकर्षित करते हैं मानव को, क्योंकि ऐसे स्थानों पर जो है खेती आराम से की जा सकती है। राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है लेकिन समझ सकते हैं, मैं बता रहा हूं आपको भी, ठीक है। तो आराम से की जा सकती है वहां पे खेती। मंद ढाले वाले स्थानों पर सड़क निर्माण आराम से की जा सकती है, गृह निर्माण यानी घर बनाया जा सकता है, और पर्वतीय क्षेत्रों में ये तीनों काम जो मैंने बताया है, सड़क निर्माण, गृह निर्माण और खेती, तो ये तीनों चीज जो है वो पर्वतीय क्षेत्र पर जो है संभव नहीं है आसानी से, ठीक है। तो ये संभव नहीं है ऐसे क्षेत्रों पर आसानी से, तो इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में ये सभी कार्य जो है अवरोधक है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में लोग कम निवास करते। स्टूडेंट, ये थर्ड है भौगोलिक कारक जलवायु। तो जलवायु क्या है? तो जलवायु के आधार पर किस प्रकार वितरण होता है जनसंख्या का, इसको एक करते हैं। तो जलवायु में क्या है, अति उष्ण अथवा ठंडे यानी अधिक ठंडे मरुस्थल वाले क्षेत्रों में लोगों के लिए असुविधाजनक होती है, इसलिए लोग उन क्षेत्रों में बसना अधिक पसंद करते हैं जहां अधिक मौसम परिवर्तन ना हो। जैसे कि कई क्षेत्रों में ऐसा है कि कभी अधिक ठंडी होती है, ठीक है, कभी ज्यादा ठंडी होती है, कभी ज्यादा गर्मी होती है, तो ऐसे क्षेत्र में लोग जो है बसने के लिए तैयार नहीं होते जल्दी, और लोग नहीं बसते, अधिकतर लोग जो है ऐसे क्षेत्रों में निवास नहीं करते। तो जहां अधिक वर्षा या विषम जलवायु होती है, सम जलवायु नहीं, विषम जलवायु यानी विपरीत जलवायु, तो जहां पे ज्यादा वर्षा होती है ऐसे लोग, ऐसी जगह पे भी लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वहां बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और विषम जलवायु यानी ऐसी जलवायु जो लोगों के लिए उचित नहीं है, सही नहीं है, तो लोग उन क्षेत्रों में कम निवास करते हैं, ठीक है। ये है अति, एक बार और पढ़ देता हूं मैं, इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों के। अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल वाले क्षेत्रों में लोगों के लिए असुविधाजनक होती है, ठीक है, इसलिए लोग उन क्षेत्रों में बसना अधिक पसंद नहीं करते हैं जहां अधिक मौसम परिवर्तन, लोग उन क्षेत्रों में बसना अधिक पसंद करते हैं जहां अधिक मौसम परिवर्तन नहीं होते, जहां अधिक वर्षा, ठीक है, जहां पे अधिक वर्षा या विषम जलवायु होती है लोग उन क्षेत्रों में कम निवास करते हैं। ओके, ये हमारा टॉपिक हो गया, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, यानी मिट्टी। तो मिट्टी जो है वो खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और क्योंकि जिन क्षेत्रों में जहां अधिक उपजाऊ दोमट मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ होती है, इसी कारण जो है ऐसे क्षेत्र में गहन कृषि के आधार भी बन सकते हैं, ऐसे क्षेत्र में लोग अधिक निवास करते हैं। तो मैं आपको समझा देता हूं कि मिट्टी जो है वो किसी भी क्षेत्र के लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर
क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में अधिक उपजाऊ मिट्टी नहीं पाई जाएगी, नहीं मिलेगी, तो वहां कृषि नहीं हो पाएगी अच्छी। तो इसीलिए लोग जो है ऐसे क्षेत्र पे अधिक बसना पसंद करते हैं जहां पे मिट्टी उपजाऊ हो, वहां पे अच्छी कृषि होती है, गहन कृषि होती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, नोट कर लीजिए। ये डेफिनेशन है, छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आराम से याद हो स्टूडेंट। ये है आर्थिक कारक। ठीक है, तो आर्थिक कारक का फर्स्ट पॉइंट है खनिज। भौगोलिक कारक के 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए और ये आर्थिक कारक का पहला है खनिज। तो खनिज क्या है? तो जिन स्थानों पर खनिज की उपलब्धता होती है, खनिज में क्या क्या आता है? लोहा, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और भी कई प्रकार के जो होते हैं वो खनिज होते हैं। ठीक है, इसमें मेटल भी आते हैं, नॉन मेटल भी आता है। ठीक है, तो ये भी खनिज है। तो खनिज की उपलब्धता होती है, वे क्षेत्र उद्योग को आकर्षित करती है। अब कैसे आकर्षित करती है बताता हूं मैं। बोकारो का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, और जो कि झारखंड में है। तो झारखंड और बिहार पहले एक था, तो दोनों एक थे। तो उस समय में झारखंड में जो है कोयले का खनन हुआ करता था, तो कोयले की उपलब्धता वहां पे आसानी से थी। तो वहां से कोयला जो है बिहार झारखंड से दूसरे राज्य में, राजस्थान में, गुजरात में, ऐसे क्षेत्रों में भेज देता था, गुजरात में भेज देता था। तो ऐसे क्षेत्र में, तो उन क्षेत्रों का विकास हो गया। आज बिहार ने ये चीज नहीं सोचा कि अगर मैं इसे अपने पास ही रखूं और दूसरे राज्य अगर हमारे पास आए तो बिहार का विकास होगा, उसने ऐसा नहीं सोचा, वो ट्रांसफर करता गया। और जिस दिन बिहार से झारखंड अलग हो गया, झारखंड एक नया राज्य बन गया, उस दिन से बिहार गरीब में आ गया, क्योंकि वहां इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है और बहुत सारे कारण जिसकी वजह से। तो इसलिए खनिज जो है वो उद्योगों को आकर्षित करती है। आज दिल्ली में, गुजरात में, महाराष्ट्र में उद्योग बहुत हैं, जिसके कारण जो है लोग प्रवास करते हैं, अपने स्थानों को छोड़ देते हैं, अपने गांव को छोड़ देते हैं, जिनसे वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उन स्थानों को छोड़कर वो पैसे कमाने के लिए, अपने आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और नोएडा और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में आकर बसते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। तो वहां लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। ठीक है, जिन क्षेत्रों पे उद्योग होते हैं, इसमें कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों ऐसे स्थान पर जो होते हैं वो पहुंचते हैं और जनसंख्या सघन बना देते हैं। अब गांव देहात से भी लोग जो है वो प्रवास करते हैं दिल्ली, मुंबई और गुजरात जैसे क्षेत्रों में। तो ये बड़े बड़े क्षेत्र हैं, नोएडा, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, इंडस्ट्रियल एरिया, ये अच्छे मतलब विकास कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के बढ़िया क्षेत्र हैं। तो ऐसे क्षेत्र में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कुछ अनपढ़ भी होते हैं जो नहीं पढ़ना लिखना जानते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दिल्ली आते हैं, सोचते हैं कोई काम मिल जाएगा। तो उस वजह से लोग जो है अर्धकुशल और कुशल श्रमिक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं और जनसंख्या सघन बना देते हैं। ठीक है, तो खनिज की उपलब्धता जहां होती है, वो खनिज जो है वो लोगों को रोजगार प्रदान करती है, जनसंख्या सघन बना देते हैं वैसे क्षेत्र जहां पे खनिज की उपलब्धता हो। कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिक वहां पहुंचते हैं और ऐसे स्थानों को जो है वो आकर्षित बना देते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है, जिन स्थान पर खनिज की उपलब्धता होती है वे क्षेत्र उद्योग को आकर्षित करती है, वहां लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। इसमें कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिक होते हैं, ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट जैसे मैंने बताया कि खनिज का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, नोएडा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पे ऐसे मतलब सुविधा उपलब्ध है, लेकिन खनिज उपलब्ध नहीं है वहां पे। वो कहने का मतलब ये था कि नगरीय सुविधा यानी अच्छी सुविधाएं कुशल और अर्धकुशल लोग जो है वहां पे जो जाकर निवास करते हैं, वो उसके लिए था। ठीक है, वो मैंने एग्जाम्पल दिया था। नेक्स्ट जो है हमारा आर्थिक कार्य का नगरीकरण। तो नोएडा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र नगरीकरण के अंदर आता है, यानी नगरीकरण यानी इंडस्ट्रियल एरिया होगा तो नगरीकरण ऑटोमेटिक हो जाएगा।
तो नगरीकरण में क्या कहता है, नगर रोजगार के अवसर प्रदान करता है। खनिज भी है, खनिज में भी रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन वहाँ कुशल और अर्धकुशल दोनों प्रकार के जो होते हैं श्रमिक, उन दोनों को ये सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुशल श्रमिकों को ही ये सुविधा प्रदान की जाती है। कुशल श्रमिक ही जो है वो ऐसी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो नगर रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और नगर में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सबको पता है कि नगर में जो है वो अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण जो है लोग आते हैं और नगर में निवास करते हैं, ठीक है, नगर में प्रवास करते हैं। तो जैसे शैक्षणिक स्तर, ठीक है, शैक्षणिक स्तर अच्छे होते हैं, अच्छे कॉलेजेस होते हैं, अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे संचार की सुविधाएं अच्छी होती हैं, है ना, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है नगर में। उसके बाद यातायात के संसाधन, और वो आपके सामने आ जाएगा, बैठिए और जहां आपके आसपास के एरिया को कवर करना आप जा सकते हैं। गांव में ऐसा नहीं है, गांव में अपना साधन होना चाहिए, या फिर दूर जाने के लिए, आसपास किसी क्षेत्र में जाने के लिए आपको श्रम करना पड़ सकता है। वैसे अब तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूँ कि गांव में संसाधन जैसे यातायात संसाधन की सुविधा भी अधिक उत्पन्न नहीं है, अधिक उपलब्ध नहीं है ऐसे कुछ क्षेत्रों में। उसके बाद अस्पताल की सुविधा जो है नगर में बहुत अच्छी होती है गांव की अपेक्षा। स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं नगर में गांव की अपेक्षा, इसलिए नगरीकरण कहलाता है ना। तो ऐसे क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हमने खनिज में पढ़ा था कि कुशल और अर्धकुशल दोनों प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नगरीय सुविधाएं कारण नगर अधिक आकर्षित प्रतीत होते हैं। ये सुविधाएं जो अगर यही सभी सुविधाएं जो है वो गांव में अगर आ जाए तो गांव भी नगरीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए वहां पे, इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, विकास होगा, तो गांव भी ऐसे क्षेत्र में आ जाएगा, फिर वो गांव नहीं कहलाएगा, फिर वो नगर ही कहलाएगा। तो इसलिए नगर जो है इन सभी सुविधाओं के हो जाने की वजह से जो है नगर अधिक आकर्षित प्रतीत होती है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आर्थिक कारक का थर्ड पॉइंट है औद्योगिकरण। पहले खनिज पढ़ा था, फिर नगरीकरण और औद्योगिकरण। तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है, लेकिन कुछ इसमें पॉइंट जो है वो अलग अलग है। औद्योगिकरण, ये भी लोगों को रोजगार प्रदान करता है। औद्योगिकरण भी लोगों को रोजगार प्रदान करता है। नगरीकरण रोजगार के अवसर देता है और औद्योगिकरण जो है ये लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लेकिन ये सिर्फ कारखानों से संबंध नहीं रखता, ठीक है, ये सिर्फ कारखानों से संबंध नहीं रखता। ऐसी बात नहीं कि जहां औद्योगिकरण तो कारखाने भी होंगे, जरूरी नहीं है। इसमें डॉक्टर, अध्यापक, बैंक कर्मी, दुकानदार, परिवहन परिचालक और अन्य सेवाएं प्रदान करने वाले लोग जो है शामिल हैं औद्योगिकरण में। ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ये जो तुम्हारा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये है ना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बस उसमें ये बोलेगा कि भौगोलिक कारक, जनसंख्या वितरण के भौगोलिक कारक को स्पष्ट कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। या फिर जनसंख्या वितरण के आर्थिक कारक, या फिर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तीनों चीज, आर्थिक कारक भी, जैसे फर्स्ट था हमारा भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये तीनों चीज एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, ऐसे भी आ सकता है। सिंपल है, तो इसको लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए, इसको टफ नहीं है। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, है ना। तीनों हमने पढ़ लिए, तीनों चीज के बारे में हमने पढ़ लिया कि जनसंख्या वितरण को किस प्रकार से प्रभावित होती है। ये लास्ट है, तीसरा है। तो इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप पॉइंट में भी बना के लिख सकते हैं और ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वैसे अच्छा ही लग रहा है, अभी भी अच्छा लग रहा होगा, पॉइंट में तो अच्छा लगेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऐसे भी लिख देंगे समरी की तरफ, तो भी तो बात नहीं। तो कभी कभी जनसंख्या
सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर निवास करती है। आपने अधिकतर देखा ही होगा, ठीक है, समझते होंगे कभी कभी जनसंख्या जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर निवास करती है ऐसे क्षेत्र में। और कभी कभी सरकार लोगों को सघन क्षेत्र को छोड़कर विरल क्षेत्र में बसने के लिए प्रोत्साहित करती है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे जनसंख्या जो है वो अधिक निवास करती है, यानी बहुत ज्यादा घना क्षेत्र हो जाता है, सघन क्षेत्र हो जाता है, जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया जैसे कहते हैं ना, वो एरिया हो जाता है। तो वहां पे लोगों को बहुत तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, पानी की दिक्कत, गंदगी, है ना, बाजार, भीड़ भाड़, ट्रैफिक, ठीक है, लोग अधिक रहते हैं, बीमारियों का खतरा अधिक बढ़ता है, ठीक है। तो ये सभी चीजों को सरकार जो है मद्देनजर रखते हुए ऐसे लोगों को जो है वो विरल क्षेत्र में, किसी विलेज एरिया में, गांव वाले क्षेत्र में, क्योंकि विरल क्षेत्र तो ऐसे ही हो सकते हैं ना, गांव वाले क्षेत्र जहाँ पे लोग निवास करें, तो इसके लिए भी जो है सरकार लोगों को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, कभी कभी राजनीतिक या सामाजिक अशांति होने पर भी लोग ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है कि राजनीतिक या सामाजिक अशांति होने पर भी लोग जो है ऐसे क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र पर चले जाते हैं। तो हमारे 3 पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन 3 पॉइंट को आसान है, समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे आज हमने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो हमारी बुक है ज्योग्राफी की फर्स्ट बुक, उसका जो है हमने सेकंड चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है। तो चैप्टर जो है वो बहुत ही इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो आपको लर्न करने में, याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सारे टॉपिक्स को। समझ में ना आए तो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। और चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आजकल, कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के लिए वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊं, है ना। तो इसीलिए टॉपिक्स जो मैंने आज क्लियर किए हैं उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये वीडियो को जो है ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 जो है वो मैं जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पार्ट 2 जो है मैं आपको बहुत ही जल्दी दूं। तो इसलिए ये आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कीप सपोर्ट, कीप लर्निंग विद ऑनलाइन एडु हब। थैंक यू एंड जय हिंद।